नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात बीजेपी की। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 43 साल पूरे करके 44वें स्थापना दिवस में इस वक्त पहुंच चुकी है और इस दिवस को सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी देश के बारे में सोचती है। आज बीजेपी के काम कुछ लोगों को पच नहीं रहे। साथ ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, बल्कि फ्यूचर में प्लानिंग के साथ काम करना है कि पार्टी को कैसे और मजबूत किया जा सके। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूजा का। बिल्कुल, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। अतीक अहमद के चकिया ऑफिस से पुलिस को जो रजिस्टर मिला है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। असद और गुलाम का कोड नेम इस रजिस्टर में लिखा हुआ है। साथ ही साथ उन नामों का भी जिक्र है जिन्हें अतीक की पत्नी शाइस्ता ने पैसे दिए। इसमें कई नेताओं के नाम भी लिखे हैं और जिन शूटर्स को एडवांस पेमेंट किया गया उसका भी जिक्र इसी रजिस्टर में है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी अमृता का। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगी, जहां दिल्ली में यमुना के पानी में बढ़ता हुआ प्रदूषण अब चिंताएं बढ़ा रहा है, क्योंकि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा तय लिमिट से कई गुना ज्यादा हो गई है। इस वजह से इलाके के लोगों को अब दिक्कत महसूस होने लगी है। यमुना के प्रदूषित पानी की वजह से लोग बीमार तक पड़ने लगे, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। इस तमाम खबरों पर तमाम जानकारी आपको देंगे। अगली खबर के लिए रुक करेंगे महिमा का। चार के वार में आखिर में बात होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी के दिन बवाल, पथराव, आगजनी देखने को मिली थी और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव पर एडवाइजरी जारी की थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अर्धसैनिक बलों की निगरानी और पुलिस की सख्ती के बीच शोभा यात्रा निकालने की परमिशन मिल चुकी है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसके लिए रुक करेंगे शिखा। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। देखिए, शून्य से शिखर तक पहुंचना और फिर सत्ता के शीर्ष को हासिल करना, ये बीते 43 सालों में बीजेपी का हासिल है और ये इतिहास रहा। कभी 2 सीटों पर, जी हाँ, सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी ने 2019 में 300 के आंकड़े को पार कर लिया। आज देश के 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 2014 से केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज है और 2024 की तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर राम को अपना आदर्श मानने वाले पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंगबली को याद किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। चुनाव उसी ताकत से लड़ना है जैसे 80 के दशक में लड़ते थे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चप्पा चप्पा भाजपा से हर हर मोदी का सफर, तोड़ी हर भ्रांति, भारत में दिखे कमल क्रांति। अटल की आंखों का सपना मोदी ने माना अपना, विरोधियों को किया ध्वस्त, बीजेपी बढ़ी जबरदस्त। आस्था में भगवान राम बनता गया काम। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। जब इरादे पक्के हों तो कोई भी लक्ष्य आपके हौसलों से बड़ा हो नहीं सकता। ये बीजेपी से सीखने को मिलता है। रणनीति के साथ मंजिल को हासिल करना, ये बीजेपी से सीखने को मिलता है। भगवान राम को अपना आदर्श मानकर सियासी पथ पर चलने वाली बीजेपी 43 सालों के शानदार सफर को पूरा कर चुकी है। मंजिल तक पहुंचने के ये रास्ते आसान नहीं थे, मुश्किलों से, चुनौतियों से भरे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को तरजीह देने वाली, बूथ लेवल मैनेजमेंट करने वाली बीजेपी लगातार बढ़ती गई। कभी बीजेपी को सिर्फ शहरों की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज वो देश के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। भाजपा की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर के नारे के साथ बढ़ती हुई बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है के दौर तक आ चुकी है। कभी गांव, गली, गलियारों, चौबारों में नारे लगते थे कि नजर अटल पर, वोट कमल पर। आज हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगते हैं। सत्य, सेवा, समर्पण की सूक्ति को लेकर चलने वाली बीजेपी सबका साथ, सबका विकास,
सबका प्रयास और सबका विश्वास के संकल्प पर भी आगे बढ़ रही है। धरती के लोगों को प्रणाम करता हूं। 2 सीटों से 303 सीटों तक का सफर तय करने वाली पार्टी अब मिशन 400 पर काम कर रही है। 2014 और 2019 में प्रचंड विजय हासिल करने वाली भाजपा अब मोदी मैजिक के सहारे 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अटल बिहारी, लाल कृष्ण आडवाणी, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। जनसंघ के दीपक से लेकर भाजपा के कमल तक के सफर में बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक के बताए रास्तों पर चलकर ही आगे बढ़ी है। 44वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी ने अगले 6 सालों के लिए पार्टी का लक्ष्य निर्धारित करने और पार्टी के 50 साल पूरे होने तक बीजेपी को और हाईटेक करने की अपील की। साथ ही मोदी ने कहा कि बीजेपी हनुमान जी से प्रेरित है, जो देश के बारे में सोचती है, देश की सेवा करती है और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करती है। बजरंगबली से मिलती है प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बजरंगबली की तरह सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है। उस शक्ति का इस्तेमाल वो तब कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह खत्म होता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी। भारत अब बजरंगबली की तरह अपने भीतर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से भाजपा के कार्यकर्ता और पार्टी प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। कैन डू एटीट्यूड की तरह कोशिश। मोदी ने कहा कि भाजपा भी कैन डू एटीट्यूड की तरह कोशिश करती है। हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो उनके भीतर का कैन डू एटीट्यूड और संकल्प शक्ति हर प्रकार की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी कर नहीं सकते। लक्ष्मण पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी पर्वत ले आए। भाजपा भी लोगों की समस्या हल करने के लिए ऐसे ही प्रयास करती रही है और करती रहेगी। आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। भाजपा के काम पच नहीं रहे। मोदी ने कहा कि जब कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों की नफरत और बढ़ गई। दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जो काम दशकों तक नहीं हुए वो भाजपा कैसे कर रही है, वो इन्हें पच नहीं रहा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है।
नफरत से भरे लोग झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि नफरत से भरे ये लोग झूठ बोलते जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन हैं और हताशा से भर गए हैं। इतने निराश हो चुके हैं कि एक ही रास्ता दिख रहा है। खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। मोदी ने कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को अति आत्मविश्वास से बचना होगा। भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। ये बात सही है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता के नाते हर नागरिक का दिल जीतना होगा। हर चुनाव उसी मेहनत से लड़ना है जैसा 80 के दशक से लड़ते आए हैं। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय पथ पर बढ़ती जा रही है। मोदी के ऐतिहासिक फैसलों ने बीजेपी को मजबूती दी है। राम मंदिर के लिए लगातार आंदोलन करने वाली बीजेपी की सरकार में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 370 को खत्म करके मोदी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया तो नोटबंदी जैसे कठोर फैसलों के लिए आलोचना भी झेली, लेकिन मोदी रुके नहीं। ऐसे में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता अभी से 2024 की तैयारियों में जुटा है। शायद यही बीजेपी की ताकत है कि जिस वक्त बाकी दल कमरों के अंदर बैठकर बैठकें करते हैं, उस वक्त भी बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ पर काम करते हैं, लाभार्थियों से संवाद कर रहे होते हैं। यही बीजेपी की बढ़त की बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अतीक अहमद के खास राकेश लाला से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को छापेमारी के दौरान एक बैग मिला था जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल और एक रजिस्टर भी मिला। यही वो रजिस्टर है जो पुलिस के लिए मददगार साबित हुआ है। दरअसल अतीक गैंग कोड वर्ड पर काम करता था। रजिस्टर में असद और गुलाम का भी कोड नेम लिखा हुआ है। साथ ही इस बात का भी जिक्र है कि अतीक की पत्नी ने किन किन लोगों को कितने कितने पैसे दिए थे। कुछ बिल्डर्स, कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ इसमें कुछ नेताओं के भी नाम लिखे हैं। रिपोर्ट देखिए। रजिस्टर खोलेगा अतीक का हर राज। कोडवर्ड में बात करता था अतीक का गैंग। कोडवर्ड में रखे गए थे गैंग मेंबर्स के नाम। रजिस्टर में लिखे हैं कई नेताओं के भी नाम। अतीक अहमद अपने गैंग को पूरी प्लानिंग के साथ चलाता था। अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों इस गैंग को लीड करते थे। जेल जाने के बाद भी अतीक अहमद पूरे गैंग की कमान अपने हाथों में रखता था। लेकिन जब से अतीक साबरमती जेल गया और अतीक के बेटे बड़े हुए तो कमान शाइस्ता यानी अतीक की पत्नी के हाथों में आ गई। उमेश पाल हत्याकांड में रेकी करने वाले नियाज मोहम्मद सजर, अरशद कटरा, राकेश लाला, कैश अहमद से पुलिस ने मंगलवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। अतीक का कोड नेम बड़े था, अशरफ का कोड नेम छोटे, असद का नाम राधे, गुलाम का नाम उल्लू। रजिस्टर में लिखे हैं 7 प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम। जिन जिन लोगों को पैसा दिया उनके नाम लिखे हैं। शूटर्स और कई नेताओं के नाम लिखे हैं। असद के जरिए शाइस्ता करती थी पैसों का लेन देन। उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर्स को दिए गए पैसे, शूटर्स के परिवारों तक पहुंचाया गया पैसा। साबिर के परिवार को 1 लाख, अरमान के भाई को भी 50,000 दिए। एडवांस में पैसे और आईफोन दिया गया।
हर शूटर को दी गई थी अलग अलग रकम। हत्याकांड के बाद सबको कार देने का था वादा। अब पुलिस रजिस्टर में लिखे इन सभी नामों की लिस्ट तैयार कर रही है और इन सभी से पूछताछ की तैयारी है। राकेश लाला ने पुलिस को बताया कि दिसंबर से लेकर अब तक शाइस्ता ने करीब 40 से 50 लाख रुपए खर्च किए थे। कई नेताओं तक भी पैसे पहुंचाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ता अमोनिया का स्तर लोगों की चिंता लगातार बढ़ा रहा है और दिल्ली के कई इलाकों के लोग इससे परेशान हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं। अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस वजह से यमुना का पानी न सिर्फ प्रदूषित हो रहा है बल्कि जहरीला हो रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार इस पूरे मामले से बेफिक्र नजर आती है। ये रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण से तो लोग परेशान रहते ही हैं। अब दिल्ली में यमुना में बढ़ती अमोनिया की मात्रा पब्लिक को परेशान कर रही है। दिल्ली के लोग यमुना के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और सीएम केजरीवाल को कोस रहे हैं। वजीराबाद इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यमुना का पानी जानलेवा साबित हो रहा है। ठीक आ रहा, अभी 2 दिन से बंद पड़ा हुआ, 2 दिन से नहीं आ रहा, खराब सारा, थोड़ी पीला पीला सा आ रहा। 2 दिन हो गए और तो सही आ रहा पानी, रोज सही आ रहा। पीला पीला पानी आता तो उससे कुछ बीमारी भी होती है पीले पानी से? तो अब ये तो बीमारी भी हो सकती है, खांसी जुकाम तो होती है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार ने कहा था पानी देंगे आपको? दिल्ली सरकार क्या है, दिल्ली सरकार को कौन सुनता है यहाँ पे? आज 4-5 दिन पहले को ऐसा ही जला रहा था। काफ़ी वैसा हो रहा था कि पीने के जैसे हम लोग जल आचमन पीते थे तो अजीब सा उसमें महक कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, अजीब सा जल वो लग रहा था। अभी फिलहाल 2-3 दिन से पानी कुछ हद तक अच्छा हुआ है। यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 7.8 ppm तक पहुंच गया है। यह स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से काफी खतरनाक माना जा रहा है। दरअसल यमुना नदी में अमोनिया का स्तर 7.8 ppm तक पहुंचने से सीधे सीधे दिल्ली के 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से घरों में पानी सप्लाई भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है। प्रभावित क्षेत्रों में सिविल लाइंस, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, एनडीएमसी क्षेत्र, ओल्ड एंड न्यू राजेंद्र नगर, प्रेम नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, तुगलकाबाद, गोविंदपुरी, संगम विहार, अंबेडकर नगर, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, सुभाष नगर, प्रहलादपुर, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश शामिल हैं। इन इलाकों के लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। मानक ब्यूरो के मुताबिक पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm तक होनी चाहिए, जबकि अभी यमुना में अमोनिया की मात्रा 7.8 ppm तक पहुंच गई है। पानी तो बहुत गंदा आता है। हम जितने भी संत महात्मा हैं सब पी के पानी खरीद के पीते हैं। यहाँ पे बिस्लेरी का पानी पीते हैं। आज 1 साल हो गया कम से कम पानी ऐसे ही आ रहा है गंदा। इस पानी को कोई पीता नहीं है, ना इसमें कोई नहाता है ना पीता है इस पानी को। हमारे यहाँ भी आ रहे हैं रेगुलर। क्या करते हैं, फिल्टर लगवा रखे हैं, उसे यूज़ करते हैं या फिर बाहर से परचेज करना पड़ता है। कई दिनों तो इतनी दिक्कत होती है कि वैसे ही लाना पड़ता है, खरीद के। नहीं चलता है पानी का बिना काम ना, दिन भर ही ज़रूरत है पानी की। तो तकरीबन आज 10-15 दिन, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए जिस पानी को चलते हुए। कंटिन्यू ये पानी चल रहा है और पीने में भी अजीब सा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा कड़वापन है पानी में और पीला पीला पानी आ रहा है सबसे ज़्यादा। पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से हेपेटाइटिस, पीलिया और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इंसानों के अलावा जानवर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। मछलियों के लिए पानी हानिकारक है, लेकिन दिल्ली के सीएम और दिल्ली की सरकार इससे बेखबर है। यमुना नदी जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, इस यमुना नदी को साफ करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज जिस तरीके से इस यमुना नदी का पानी जो दिल्ली में सप्लाई होता है पीने के लिए, आज वो इतना गंदा आ रहा है कि लोग उस पानी को पी नहीं पा रहे हैं। लोग बीमारियां हो रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अपने में रांची में मस्त है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली।
कतर की जेल में 30 अगस्त 2022 से बंद है नेवी के 8 पूर्व अधिकारी। कतर की जेल में पिछले साल 30 अगस्त से बंद 8 पूर्व नेवी के सैन्य अधिकारियों की मुश्किल थमती हुई नहीं दिख रही। कतर इन पूर्व भारतीय नेवी अफसरों पर आरोप तय कर रहा है, जिससे कि इन 8 नेवी सैन्य अधिकारियों की घर वापसी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये सेवानिवृत्त अधिकारी कतर नौसेना को प्रशिक्षण देने वाली एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इन्हें 30 अगस्त 2022 से बिना कोई कारण बताए एकांत कारावास में रखा गया है। इन पूर्व नेवी अधिकारियों के घर वाले भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर भारत सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, जिससे बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है, लेकिन 7 महीने का वक्त बीतने के बाद भी इस मामले में कामयाबी फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। नाविक का साबरमती नदी में रेस्क्यू किया गया है। साबरमती नदी में एक नाविक की रेस्क्यू की तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। बुधवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। ये नाविक कायाकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी की ट्रेनिंग में शामिल हुआ था, लेकिन साबरमती नदी में इसकी नाव पलट गई और ये डूबने लगा, जिसके बाद कंपनी के 2 लोगों ने इसकी मदद की और इसे बाहर निकाला गया। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मुआयना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुआयना किया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी साथ मौजूद रहे। सांसद सत्यपाल सिंह, मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुआयना किया और इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद मनोज तिवारी, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद और दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी। अक्षरधाम से बागपत तक गाड़ी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने काम का मुआयना किया और फिर बागपत से देहरादून तक हेलीकॉप्टर से एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। इस ग्रीनफील्ड हाईवे के बन जाने से दिल्ली से 2 घंटे में ही आप देहरादून पहुंच पाएंगे। अभी वर्तमान में दिल्ली से देहरादून की दूरी करीब 235 किलोमीटर की है और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दूरी घटकर 210 रह जाएगी। दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। वाले दिनों में सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक का सफर आप तय कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे नजारा, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का मुआयना करने पहुंचे हैं और इस वक्त आप उनको बागपत में देख सकते हैं। जो अभी काम हो रहा है, तकरीबन 80% काम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कंप्लीट हो चुका है और 20% काम अभी बचा हुआ है, उसी का मुआयना करने इस वक्त खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं बागपत में। आप देख सकते हैं दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर आज देहरादून तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुआयना करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है और कितना काम बाकी है। ये एक्सप्रेसवे जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है दिल्ली से देहरादून तक जो बनाई जा रही है, ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून का सफर तय कर सकते हैं। 210 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आप तय कर सकते हैं। इसी साल 2023 के दिसंबर तक इस पूरे काम को कंप्लीट करने का समय मुकर्रर किया गया है और जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले साल जनवरी में आप इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में तय कर सकेंगे। भारत 24 के लिए केशव झा की रिपोर्ट बागपत से। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयराम रमेश के बीच ट्विटर वॉर।
अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच यूं हुआ ट्विटर वॉर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद पर वार किया था। दरअसल जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस कटाक्ष का जवाब दिया था जो उन्होंने राहुल गांधी पर किया था। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाभ भोगी बताया। लिखा, वो उदारता के योग्य नहीं है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि सिंधिया और आजाद अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं, जिसे उन्होंने लंबे वक्त तक छिपा कर रखा था। वहीं जयराम रमेश ने इस ट्वीट पर ज्योतिरादित्य ने पलटवार किया है और लिखा कि मुंह में राम, बगल में छुरी। ज्योतिरादित्य ने ट्वीट में लिखा कि आपके ऐसे वक्तव्य साफ दर्शाते हैं कि कितनी मर्यादा व विचारधारा कांग्रेस में बची है। सिंधिया ने आगे लिखा कि वैसे भी आप केवल स्वयं के प्रति समर्पित हैं, इसी से आपकी राजनीति जीवित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे लिखा कि मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। और चलिए 4 के वार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी और रुख करेंगे हमारे सहयोगी सचिन दुबे का।